Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to continue our series of computer networks, that is CS 610. तो बेसिकली आज हमने अपना लेक्चर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा, अब टॉपिक लाइक आपका जो चैप्टर का नेम है उसे आपको पता तो चल गया होगा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। बेसिकली हमने देखना है कि फ्रेम की जो टाइप होती है, लाइक आपके पास एक डेटा फ्रेम है तो हमने उसको देख के कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, और इसमें डिफरेंट आपके पास टॉपिक्स आएंगे जैसे मल्टीकास्टिंग वगैरह, और उसके अलावा यहाँ पे फ्रेम की कुछ टाइप्स की फर्दर हैं आपके पास, जैसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये क्या होती हैं। फिर उसके अलावा आपके पास जो ईथरनेट का फ्रेम होता है उसका क्या फॉर्मेट है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में जो है वो कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द lecture, if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. So without wasting our time, let's get started. अब देखें, सबसे पहली लाइन आपके पास क्या है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द ब्रॉडकास्ट। अब बंदा पूछे कि हम पिछले चैप्टर्स में तो ये कहते आ रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट होता है कोलिजन डिटेक्शन और अवॉइडेंस की, हमने वहाँ पे स्कीम्स देखी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं ब्रॉडकास्ट के साथ। तो देखें, ब्रॉडकास्ट के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक सेंडिंग कंप्यूटर होता है वो फ्रेम ऑफ डेटा जो है वो डेटा फ्रेम यानी कि सेंड करता है, और रिसीविंग एंड पे जो कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आपके पास होती है वो उसको रिसीव कर लेती है। ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसीविंग कंप्यूटर है ना, तो उसको उस रिसीविंग कंप्यूटर को छोड़ के उस नेटवर्क में, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स, जितनी भी डिवाइसेस मौजूद होंगी ना, वो सारी की सारी अपनी अपनी तरफ से फ्रेम सेंड करेंगी उस रिसीविंग डिवाइस को। लेकिन अब सारे के सारी डिवाइसेस उस रिसीविंग डिवाइस को फ्रेम सेंड कर रही हैं, लेकिन सबका तो नहीं उसने रिसीव करना। लाइक ब्रॉडकास्ट तो किया सबने है, लेकिन जो उसका रिप्लाई होना है वो यूनिकास्ट होना है, यानी कि वो सिर्फ उन रिक्वेस्ट्स में से किसी एक की रिक्वेस्ट को कैटर करेगी, किसी एक की रिक्वेस्ट को पूरा करेगी और बाकी सबको डिस्कार्ड करेगी। तो बेसिकली जो रिसीविंग कंप्यूटर होता है उस पर क्या होता है कि जो आपका सीपीयू टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब रिसीविंग कंप्यूटर ने इतने सारे डेटा फ्रेम्स को रिसीव किया, हालांकि उसको चाहिए तो एक ही था, लेकिन इन ऑर्डर टू चेक कि उसमें से चाहिए उसको बेसिकली कौन सा, तो ब्रॉडकास्ट के सीन में ये इशू हुआ कि बहुत ज़्यादा सीपीयू का टाइम और अल्टीमेटली उसकी वेस्टेज जो है वो स्टोरेज वगैरह की हुई सारी, ठीक है। तो यहाँ पे नीड राइज़ हुई कि मल्टीकास्टिंग हमने करनी है। मल्टीकास्टिंग बेसिकली क्या है? इट इज़ द रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, कि बेसिकली ये काम जो है वो ब्रॉडकास्टिंग की तरह कर रही होती है मल्टीकास्टिंग, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सीपीयू को सारे के सारे फ्रेम्स जो हैं वो फॉरवर्ड नहीं होते, बल्कि एक तरह का लाइक आपके पास जो है वो स्पेसिफ़िक कह लें कि फ्रेम में कुछ इस तरह के एडिशनल डेटा बिट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, उन कंप्यूटर्स में ऐड हो जाते हैं जिन्होंने रिसीविंग कंप्यूटर को सेंड करने की उनके पास परमिशन होती है, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो सर्टन फ्रेम्स को रिसीव करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास उसकी हार्डवेयर के इंटरफेस के पास कुछ एडिशनल सेट ऑफ इंटरफेसेस, एडिशनल सेट ऑफ एड्रेसेस ज़रूर हों, ठीक है। तो ये बेसिकली पर्पज़ है मल्टीकास्टिंग का। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इकट्ठे फ्रेम नहीं सेंड करने लग जाते रिसीविंग कंप्यूटर को। इसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टिंग में हम इशू फेस कर रहे थे वो मल्टीकास्टिंग में हमें नहीं करना पड़ता, वो अवॉइड हो जाता है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया कि जो बेसिकली इंटरफेस हार्डवेयर जो मैंने आपको कहा कि कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है, तो वो बेसिकली 3 तरह के फ्रेम्स को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले आपके पास होते हैं मल्टीकास्ट फ्रेम्स, फिर होते हैं ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स, एंड देन द फ्रेम्स दैट आर डिस्टेंट टू द स्टेशन इटसेल्फ, कि जो स्टेशन को इटसेल्फ जो उसके लिए इंटेंडेड होते हैं उसके लिए जो है वो सेंड किए गए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गई कि मल्टीकास्ट एड्रेसिंग में बेसिकली क्या होता है। जैसे अब उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि कंप्यूटर्स हैं जो अपने आप में अपने अंदर जो है वो ऑडियो एप्लीकेशन को रन करवाते हैं। अच्छा, अब ऑडियो एप्लीकेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल कोई वॉइस नोट या फिर कोई भी MP3 का साउंड ट्रैक है, उसको हमने प्ले करवाना है, ठीक है, रिसीविंग एंड पे। तो अब क्या होगा कि उस नेटवर्क पे उस रिसीवर को, उस रिसीविंग कंप्यूटर को छोड़ के बाकी जितने भी कंप्यूटर्स, बाकी जितनी भी डिवाइसेस मौजूद होंगी ना जो सेंडर के तौर पे उस वक्त काम कर रही होंगी मल्टीकास्ट में, हम कहेंगे कि सिर्फ वो कंप्यूटर्स अपना फ्रेम सेंड करें जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि मतलब ऑडियो का फ़ीचर है उनमें, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो अब जो लाइक नोकिया के जो छोटे मोबाइल होते हैं उनमें फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप नहीं है तो वॉइस नोट डेफिनेटली वहाँ से सेंड नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि सिर्फ वो सेंडर सेंड करे
ऑडियो को जिसके अंदर ये फ़ीचर है। ये नहीं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे नोकिया वाले छोटे मोबाइल से कि वहाँ से वॉइस नोट कोई बंदा सेंड करेगा और रिसीविंग मोबाइल जो स्मार्टफ़ोन है वो उसको रिसीव कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर हम ऐसा अज्यूम भी करें अपने नेटवर्क में तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हम अपना CPU का टाइम, उस मोबाइल का टाइम, अपना टाइम और उसकी स्टोरेज एफिशिएंसी सब कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती होगी, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए बेसिकली जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेसिंग होती है। अब बेसिकली जो पैकेट कंटेंट्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करना, उस डेटा फ्रेम को, या उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकग्नाइज़ करना, क्लू लेना, उसकी दो तरह की टाइप्स हैं। एक है आपके पास एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप और एक है इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप। एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप में क्या होता है कि अलग से आपके पास कोई आइडेंटिफाइंग वैल्यू फ्रेम के डेटा के अंदर मौजूद होती है जो बताती है कि भाई ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से पैकेट आ रहा है डेटा का और उसने वहाँ पे आखिर में जाना है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि एक्सटर्नली जो बज़ाहिर आपको क्लियर हो रही हो, ठीक है। इम्प्लिसिट कहते हैं इंटरनल या हिडन को। तो इसमें क्या होता है कि इन इम्प्लिसिट फ्रेम द रिसीवर मस्ट इन्फर फ्रॉम फ्रेम डेटा, कि इसमें ऐसा बहुत क्लियर टर्म्स में आपके पास होगा नहीं कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ऐसे कुछ नहीं पता चल रहा होगा। सिंपल आपने क्या करना है कि जो रिसीविंग एंड होगा ना वो फ्रेम डेटा को लेगा और उसमें से इन्फर करेगा, कंक्लूड करेगा, अपना खुद से रिजल्ट निकालेगा कि आया मैंने इस सेंडिंग डिवाइस के सेंड किए हुए डेटा फ्रेम को एक्सेप्ट करना भी है, ये मेरे लिए भेजा गया है या नहीं भेजा गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिसीविंग डिवाइस कि उसने ख़ुद से जो है वो इन्फर करना है, ख़ुद से कंप्यूट करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ईथरनेट के फ्रेम फॉर्मेट की। देखें अब ईथरनेट का जो फ्रेम फॉर्मेट है उसमें बेसिकली आपको दो चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। एक हेडर है और एक पेलोड है, मतलब पेलोड के कुछ सेगमेंट्स हैं, फिर हेडर के हैं, और एक आपके पास है प्रीएम्बल। जो हेडर है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और फ्रेम टाइप। अच्छा, अब अगर इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो है एक तो ये पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट की बात करें कि फॉलोइंग फील्ड्स आर इंक्लूडेड इन ईथरनेट फ्रेम, तो अब क्या होगा कि ये जो आपके पास ऊपर लिखे हैं फील्ड्स लाइक प्रीएम्बल, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, फ्रेम टाइप, डेटा फ्रेम, CRC, तो इनमें से कुछ होंगे और कुछ एक्स्ट्रा और कहीं के फील्ड होंगे। तो आपने अगर अच्छे से ये ईथरनेट फ्रेम देखा होगा, ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट देखा होगा, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन से फील्ड्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर ईथरनेट फ्रेम में मतलब मौजूद होते हैं या नहीं होते, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये जो टेबल है फील्ड और पर्पस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू और क्विज़ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली ये जो ऊपर ही हमने ईथरनेट फ्रेम देखा है ना, ये वाला, इसमें जो प्रीएम्बल होता है 8 बिट्स का, वो इसका क्या काम होता है, उसने सिंक्रोनाइजेशन के तौर पे काम कर रहा होता है किसकी, रिसीवर की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डेस्टिनेशन एड्रेस, ये बताता है कि किस रिसीवर के पास आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन जानी है। नेक्स्ट सोर्स एड्रेस है, सोर्स एड्रेस सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस बताता है। इसी तरह से फ्रेम टाइप जो है, यहाँ पे ये फ्रेम टाइप जो है ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर शॉर्ट या लॉन्ग में भी आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक किस तरह का जो है वो डेटा सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर ने अल्टीमेटली रिसीव करना है। तो आपने कहना है कि भाई ईथरनेट का जो फ्रेम होता है ना उसमें 2 बिट्स स्पेसिफाइड होती हैं फ्रेम टाइप के लिए, और उससे जो है वो हमें पता लग जाता है कि जो डेटा सेंड हो रहा है सेंडिंग डिवाइस से रिसीवर की तरफ, उसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ गया डेटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो फ्रेम पेलोड है 46 to 1500, यहाँ पे जो इसका साइज़ है बेसिकली, तो इसमें जितना भी डेटा मतलब फ्रेम में जितना भी डेटा है ना वो सारा पेलोड वाले पार्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है CRC हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कशन की थी कि CRC बेसिकली कोई इंटीजर होता है और CRC बिट को जो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के तौर पे, एरर डिटेक्शन कोड के चेक के तौर पे जो है वो एट द एंड ऑफ द फ्रेम ऐड किया जाता है। अब CRC आपके पास यहाँ पे 32 बिट है, हमने पढ़ा था कि ये लाइक 16 बिट्स भी हो सकता है, 64 बिट्स भी हो सकता है। तो फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग जिस ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे CRC कोड जो है ना वो 32 बिट्स का है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कुछ ईथरनेट फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रीएम्बल जो रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन के पर्पज़ के लिए होता है और CRC जो है ये शो नहीं किए जाते हैं, बल्कि वो फ्रेम टाइप फील्ड में इंक्लूडेड होते हैं। अब कैसे इंक्लूडेड होते हैं मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखें जैसे ये ईथरनेट फ्रेम है फॉर एग्जांपल आपके पास, तो ये फ्रेम का हेडर है और ये फ्रेम का डेटा। तो हेडर में जो है वो 2 बिट्स स्पेसिफाइड नहीं होंगे टाइप इन्फॉर्मेशन के लिए, डेटा टाइप के लिए। तो यहाँ पे जो फ्रेम डेटा है ना उसका ये हल है कि फ्रेम डेटा के कुछ बिट्स हम कहेंगे शुरू वाले, उनको देखो तो पता लग जाएगा कि कौन सी डेटा टाइप है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि ओवरऑल क्या होता है कि हेडर में ही 2 बिट्स स्पेसिफाइड होते हैं डेटा टाइप को चेक करने के लिए, लेकिन अगर
कुछ ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट्स कहते हैं कि नहीं, हमने तो हेडर में डेटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं करना, 2 बिट्स इसको नहीं देने, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं भी देने तो हम अपने फ्रेम डेटा में कुछ बिट्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा डेटा एरिया जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं टाइप इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया IEEE 802.2 LLC बेसिकली लॉजिकल लिंक कंट्रोल है और ये अटैच होता है स्नैप हेडर से। ये दोनों एप्लीकेशन आपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। स्नैप हेडर बेसिकली क्या होता है, सब नेटवर्क अटैचमेंट पॉइंट, राइट। अब जो IEEE 802.2 का जो वेरिएंट है लॉजिकल लिंक कंट्रोल का, इसका ये फ्रेम फॉर्मेट है आपके पास। इसमें 2 इसके फील्ड्स हैं, एक LLC और एक स्नैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि OUI की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। अब बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये जो 3 ऑक्टेट हैं, ये और ये आइडेंटिफाई करते हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को, और ये जो आखिरी 2 ऑक्टेट्स हैं ये टाइप वैल्यू को डिफ़ाइन करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन की होती है, राइट। तो ये थोड़ा सा क्रैमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें कि एब्रीविएशंस आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके अलावा अननोन टाइप्स के लिए क्या होता है, नेटवर्क एनालाइजर्स को यूज़ करते हैं। नेटवर्क एनालाइज़र बेसिकली हम नेटवर्क एनालाइज़र को नेटवर्क मॉनिटर या नेटवर्क स्निफ़र भी कहते हैं। और नेटवर्क एनालाइज़र या नेटवर्क स्निफ़र जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लाइक आपका अगर कोई नेटवर्क है उसको डीबग करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए नेटवर्क एनालाइज़र या नेटवर्क मॉनिटर जो है वो यूज़ होता है। अब अगर शॉर्ट में पूछ लें कि नेटवर्क एनालाइज़र का बेसिकली क्या काम है, तो आपने कहना है कि ये स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस दे सकता है, एनालिटिक्स शो कर सकता है किसी नेटवर्क की कैपेसिटी की यूजेज को। उसके अलावा उसमें फ्रेम साइजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं उसको, उसके अलावा उसमें कोलिजन रेट क्या है, और उसके अलावा टोकन को पूरा सर्कुलेट होने में कितना टाइम लगता है, ये वो, ठीक है। यहाँ पे देखें लास्ट आपके पास टॉपिक है कि नेटवर्क एनालाइज़र्स बेसिकली क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो बेसिक आइडिया इसमें ये है कि जो नेटवर्क एनालाइज़र होता है, हम किसी कंप्यूटर को जो है वो सिलेक्ट करते हैं नेटवर्क एनालाइज़र, नेटवर्क मॉनिटर या नेटवर्क स्निफ़र के तौर पे, और उस कंप्यूटर में बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी हिडन होती है कि वो हर तरह के सारे फ्रेम्स को रिसीव कर सकता है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीकास्ट में ओवरऑल क्या होता है कि हम कहते हैं कि नेटवर्क में रिसीविंग डिवाइस को छोड़ के बाकी सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो सेंड नहीं करेंगे फ्रेम्स ऑफ डेटा, बल्कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर जिनके अंदर वो बाकी फंक्शनैलिटी होगी कोई ख़ास फ्रेम सेंड करने की जो उस वक्त रिसीवर को चाहिए, सिर्फ वो सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह, तो एक तरह से हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ना कि सारे फ्रेम्स नहीं रिसीव कर सकते, ठीक है। लेकिन जो नेटवर्क एनालाइज़र, नेटवर्क मॉनिटर या जिसे हम नेटवर्क स्निफ़र कहते हैं, वो बेसिकली इस तरह का कंप्यूटर होगा जो क्या करेगा कि सारे के सारे फ्रेम्स को रिसीव करेगा प्रोमिस्कस मोड में, राइट। और इस पूरे फीचर को प्रोमिस्कस मोड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम जो है वो डीबग कर सकते हैं अपने नेटवर्क को, ठीक है। उसके अलावा ये फ्रेम्स को फ़िल्टर और प्रोसेस करने के लिए यूज़ हो सकता है। उसके अलावा काउंट कर सकता है फ्रेम्स को, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को, ठीक है। उसके अलावा ये रिसीव तो सारे के सारे फ्रेम्स को करता है, लेकिन डिस्प्ले यानी कि शो सिर्फ उन कंप्यूटर्स को करता है जो उसके लिए इंटेंडेड होते हैं, जहाँ को उसने शो करवाना लाजमी होता है। रिसीव सारे कर लेता है और डिस्प्ले वहाँ करता है जहाँ चाहिए होते हैं एज़ पर द नीड, ठीक है। सो ये सब था नेटवर्क एनालाइज़र के बारे में। सो ये हमारा चैप्टर कवर हो गया, लेक्चर नंबर 10। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। And if you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. Till then, Khuda Hafiz.